बीएमडी कॉलेज दयालपुर वैशाली के बीए पार्ट 3 इतिहास प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों, आज आप सबों के बीच ई कंटेंट सामग्री के रूप में व्याख्यान का विषय है, चर्चा का विषय है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के मजबूत और कमज़ोर पहलुओं का विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन के मजबूत और कमज़ोर पहलुओं को जानने के लिए यह आवश्यक है कि किस परिस्थिति में यह आंदोलन आरंभ हुआ और किस परिस्थिति में यह आंदोलन समाप्त हुआ। 1920 भारतीय जनता के लिए निराशा और क्षोभ का वर्ष था। जनता यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजी हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता समझ गई कि अंग्रेजी हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता समझ गई कि अब अंग्रेजी हुकूमत दमन के सिवाय और उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, जो तुर्की के खलीफा को अपदस्थ करने के बाद शुरू हुआ था। 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। C.R. दास, चित्तरंजन दास ने इस सम्मेलन में आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा, जो कि दिसंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के तहत तमाम चीज़ें आती थी, जैसे उपाधियों और प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि बाद में जनता को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और कानून की अवज्ञा, जिसमें कर की अदायगी न करना भी शामिल हो, आदि के लिए भी कहा जाता था। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना और स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों के गठन का भी प्रस्ताव था। हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन देने तथा हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की बात कही गई थी। छुआछूत को मिटाने और हर हाल में अहिंसा का पालन करने का सख्त निर्देश था। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि यदि इन कार्यक्रमों पर पूरी तरह अमल हुआ तो 1 वर्ष के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। इस तरह ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन आरंभ किया गया। इस आंदोलन के प्रस्ताव एवं कार्यक्रम से ही इसकी मजबूती झलकती है। इसके मजबूत पहलू जो थे वह निम्नलिखित आप समझ सकते हैं। पहला था कि असहयोग आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। पूरे देश में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इस आंदोलन का असर न पड़ा हो। बात दीगर है कि कहीं असर तेज था, कहीं कम। इसी आंदोलन ने यह दिखाया कि हिंदुस्तान की जनता, वह जनता जिसे फिरंगी मूर्ख, दीनहीन समझते थे, आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति की वाहक हो सकती है, राजनीतिक संघर्ष शुरू कर सकती है। तीसरा, भारतीय जनता के त्याग और बलिदान ने दमनकारी सत्ता को जता दिया कि देश की आज़ादी की भूख पढ़े लिखों को ही नहीं, निरक्षर जनता को भी सताती है। चौथा, आज़ादी के लिए संघर्ष के सारे दांव पेच आम जनता एकदम से नहीं समझ सकते थे, अपेक्षित अनुशासन नहीं बरत पाते थे। लेकिन असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, आज़ादी की भूख जगाई। पाँचवा, यह पहला अवसर था जब राष्ट्रीयता ने गांवों, कस्बों, स्कूलों सबको अपने प्रभाव में ला दिया। शुरुआत दौर था यह,
तमाम कमियां थी, इसलिए सफलता भी कम मिली, लेकिन जो कुछ भी हासिल हुआ वह आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हुआ। छठा, मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। मुसलमानों की भागीदारी ने ही इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। कुछ क्षेत्रों में तो गिरफ्तार लोगों में 2/3 मुसलमान थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि बाद के वर्षों में जब सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ लिया तो राष्ट्रीय आंदोलनों में सांप्रदायिक सद्भाव का वह चरित्र बरकरार न रह सका। असहयोग आंदोलन में गांधी जी व अन्य नेता मस्जिदों में भाषण देते थे। गांधी जी ने मुसलमान औरतों की सभा में भाषण किया, लेकिन वह यह सौहार्द और एकता आज़ादी के बाद के संघर्षों में नहीं दिखी। उपरोक्त पहलू असहयोग आंदोलन का मजबूत पक्ष था। असहयोग आंदोलन के कमजोर पहलू। पहला, इस आंदोलन की विफलता का सबसे प्रमुख तथ्य यह है कि गांधी जी के आह्वान पर यह आरंभ हुआ। यह आंदोलन गांधी जी के विश्वास एवं सिद्धांतों को चोट पहुंचाया। गांधी जी अपने अहिंसा के नीति के कारण ही आज भी प्रासंगिक हैं। इस आंदोलन में अहिंसा के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। दूसरा कारण, कमजोर कारण, इस आंदोलन की शुरुआत खलीफा आंदोलन के समर्थन में हुई थी। इसलिए जैसे ही तुर्की में खलीफा की समस्या का समाधान हो गया, खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया, जिससे असहयोग आंदोलन कमजोर हो गया। तीसरा कमजोर पहलू इस आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का था कि गांधी जी एवं उनके सहयोगियों में वैचारिक तालमेल नहीं हो सका। इससे भी आंदोलन कमजोर हुआ। जब गांधी जी द्वारा चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो उनके इस निर्णय की अधिकांश सहयोगियों ने निंदा की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास सभी इस घटना से स्तब्ध रह गए। गांधी जी पर आरोप लगाया गया कि इस आंदोलन को बुर्जुआ वर्ग और जमींदार सामंत वर्ग के स्वार्थों के लिए देश के व्यापक स्वार्थ की बलि दे दी गई। इस तरह असहयोग आंदोलन की अनेक कमजोरियां थी। तो आज के इस व्याख्यान में हमने असहयोग आंदोलन और उसके मजबूत पहलुओं और कमज़ोर पहलुओं पर चर्चा की। इसकी अगली कड़ी में हम अगले टॉपिक पे जाएंगे जब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा अगला ई व्याख्यान का टॉपिक होगा। आप लोग विद्यार्थी लोग घर पे ठीक से पढ़ाई लिखाई करें, किताबों का अध्ययन करें और जो प्रश्न उठे उसे आप पूछें, इसका जवाब दिया जाएगा और प्रश्नों का उत्तर आप व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा या यूट्यूब के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।